इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं आफ्टर मौर्याज। ठीक है, तो मौर्याज के बाद में हम देखने वाले हैं पोस्ट मौर्यन एरा को। तो इस पोस्ट मौर्यन एरा में हम क्या देखेंगे, तो पोस्ट मौर्यन एरा में हम सबसे पहले देखने वाले हैं सुंग नॉर्थ। इसको दो भागों में बांट के देखा जाता है। तो पहला नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा होता है और दूसरा है साउथ इंडिया में क्या हो रहा होता है। नॉर्थ इंडिया में इस क्लास में मैंने सोचा है कि इसको दो क्लास में बांट के देखेंगे। तो नॉर्थ इंडिया में हम आज की क्लास में हम नॉर्थ इंडिया के बारे में देखेंगे, जहाँ पे हम सुंग डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी और सातवाहनास के बारे में देखेंगे। और साउथ इंडिया में हम क्या कहते हैं, संगम डायनेस्टी को अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पोस्ट मौर्यन एरा में तो पोस्ट मौर्यों की अंतिम जो शासक था उसका नाम था बृहद्रथ। तो बृहद्रथ की हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने। उसके बाद में ये शुंग डायनेस्टी की स्थापना करता है। तो पुष्यमित्र शुंग, और इसके पीछे की एक वजह ये भी मानी जाती है कि जो अशोक ने बुद्धिज़्म को चलाया था, बुद्धिज़्म का प्रसार किया था, तो इस वजह से मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे अहिंसावादी हो गया था और बाहरी आक्रमणों का भय सताने लगा था। ब्राह्मण धर्म काफ़ी अपने को काफ़ी अपमानित महसूस कर रहा था। तो इस वजह से शुंग, जो पुष्यमित्र शुंग है, उसने ब्राह्मण धर्म की द्वारा स्थापना करने का एक प्रयास किया। ब्राह्मणों का समर्थन पा करके उसने बृहद्रथ की हत्या करके अपना राज्य स्थापित किया। तो उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, इसमें आप देखने वाले शुंग डायनेस्टी को। तो 185 BC से लेकर के 148 BCE तक रहता है कौन, पुष्यमित्र शुंग। यही शुंग वंश का संस्थापक था। इसने बृहद्रथ की हत्या करके खुद शुंग वंश की स्थापना करता है और ये मौर्यों का सेनापति था। और इसके अयोध्या अभिलेख से पता लगता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, तो अश्वमेध यज्ञ में होता क्या है कि इसमें एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है और घोड़ा जिस जगह तक के घूम के आता है वो सारी टेरिटरी उस राजा की मान ली जाती है। अगर कोई व्यक्ति इस टेरिटरी पे दावा करता है तो उसको उस राजा के साथ में युद्ध लड़ना पड़ता है। तो यानी कि अपनी सर्वश्रेष्ठता प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है ये। तो इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और कहा जाता है कि इसने यूनानी शासक दिमेत्रियस को भी पराजित किया था। तो हम इसमें इंडो ग्रीक्स के बारे में भी देखने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। और जो महाभाष्य के लेखक पतंजलि इसी के समकालीन थे, पुष्यमित्र शुंग के। ओके, तो याद रखना। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो इसका पुत्र आता है पुष्यमित्र शुंग का अग्निमित्र। तो अग्निमित्र के बारे में बस इतना याद रखना कि पुष्यमित्र शुंग का बेटा था और कालिदास का एक नाटक है मालविका अग्निमित्रम। इसका नाटक कौन है, तो ये अग्निमित्र है। और कालिदास के नाटक में ये विदिशा का वायसराय के रूप में इसको दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे और शासक आते हैं। तो शासक तो काफ़ी होते हैं, लेकिन हम वो काफ़ी एक साल 2 साल के टेन्योर पे होते हैं, तो उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिलती भी नहीं है और कोई याद रखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो हम सीधा जंप करते हैं। इसमें एक शासक का नाम हमें याद रखना है, भागवत या भागभद्र करके आता है। इसके बारे में बस एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसके काल में यूनानी एक राजदूत आया था, हेलियोडोरस। और हेलियोडोरस इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उसने बेसनगर विदिशा, MP के वर्तमान विदिशा में एक स्तंभ बनवाया था जिसको हम गरुड़ स्तंभ कहते हैं। और ये भागवत धर्म से इतना प्रभावित हुआ था कि इसने भागवत धर्म को भी अपना लिया था, ऐसा कहा जाता है। और इसके बारे और हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त होती है इसके बारे में। और इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था और इसकी भी हत्या इसके मंत्री वासुदेव कर्ण द्वारा कर दी जाती है। अगर आप देखेंगे तो आगे की हिस्ट्री में हमें ऐसा ही देखने को मिलता है कि काफ़ी समय तक, लगभग एंशेंट अर्ली मेडिवल हिस्ट्री तक हमें यही देखने को मिलेगा कि अगला कोई वंश आता है तो उस वंश का जो संस्थापक है उसने अपने मंत्री, अपने जो मालिक है या जो राजा है उसकी हत्या कर ही वो बना होगा, वो उसका मंत्री रहा होगा। इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो बस हमें इसमें यही याद रखना है। शुंग वंश में बृहद्रथ की हत्या की पुष्यमित्र शुंग और ये पतंजलि के समकालीन थे। 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। हमें कहाँ से पता लगता है, तो अयोध्या अभिलेख से पता लगता है। इसके बाद इसका बेटा आता है अग्निमित्र। और इसके बाद में जो भागवत या भागभद्र करके एक शासक आता है, उसके काल में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आता है। उसने बेसनगर में स्तंभ बनवाता है जिसको हम गरुड़ स्तंभ कहते हैं। और इसका अंतिम शासक देवभूति, और जिसकी हत्या उसके मंत्री वासुदेव कर्ण द्वारा कर दी गई थी। और वासुदेव कर्ण ने कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश, तो वासुदेव कर्ण वंश की स्थापना। इसका भी अंतिम शासक सुशर्मन था और जिसको सिमुक ने परास्त कर दिया था। सिमुक कौन है, तो ये सातवाहन शासक था। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, तो सिमुक ने की थी। तो सातवाहन मतलब इनके सामंत हुआ करते थे एक तरीके से, तो उसने भी इसकी हत्या कर दी। तो इस तरीके से हम देखते हैं क्या नॉर्थ इंडिया में मौर्यों के बाद में क्या होता है, एक सत्ता आती है, शुंग वंश आता है और शुंग वंश के हाथ में आता है कण्व वंश।
अब यहाँ की बात की हिस्ट्री ना हमें काफ़ी फ्रेगमेंटेड मिलती है और हमें सोर्स भी नहीं मिलते हैं इसके बारे में कि आखिर आगे किस तरीके से क्या चलता है। तो हमें जितनी जानकारी मिलती है उसी हिसाब से और जो हमें एग्जाम दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा डिटेल में एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सीधा मकसद है पीटी 2026 को क्रैक करना, ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चन तो एटलीस्ट हम अगर 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 70 to 80% तो हम डील कर ही पाएँ, ठीक है। ये मोटिव रहेगा हमारा, ओके। तो कर्ण वंश के बारे में हमने देख लिया, ओके। देखते हैं, देखो ये सातवाहन वंश एक्चुअली में ये इंडिया का मैप है, ठीक है। ये 5th सेंचुरी में ये पहले मौर्यों का कार्यकाल यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ था, इतना बड़ा। लेकिन जब मौर्यों का शासनकाल समाप्त होता है तो उसके बाद में ये भारत कई टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। इस उत्तर पश्चिम सीमा पे हमें विदेशी आक्रांताओं का आगमन देखने को मिलता है, हाँ। तो इसमें जो पहले शासक होते हैं वो होते हैं इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक के बाद में शक आते हैं, हाँ। फिर कुषाण आते हैं, इस तरीके से। और इधर पे ये हमने देखा सुंग डायनेस्टी। सुंग के बाद में कौन आएगा यहाँ पे, सुंग के बाद में कण्व आते हैं। और साउथ इंडिया में इधर पे कण्वों के साथ में ही सातवाहन डायनेस्टी की स्थापना होती है, ठीक है। ये बीच में यहाँ पे क्या, ये नॉर्थ इंडिया वाले, नॉर्थ वेस्ट वाले जो है, इनका ही प्रभुत्व आगे तक बढ़ जाता है यहाँ मथुरा तक, ठीक है। और यहाँ पे कई छोटे छोटे एम्पायर डेवलप हो जाते हैं, कई सारे चैप्टन्स आ जाते हैं, लेकिन उनके बारे में हमें कोई खास जानकारी नहीं मिलती, तो इसलिए हम उसको स्किप करते हैं, ठीक। और साउथ इंडिया में एक अलग ही टाइम पीरियड की शुरुआत हो रही थी, उसको हम बोलते हैं संगम एज, ठीक है। तो वो हम अगले क्लास में देखेंगे क्योंकि वो अपने आप में पूरी हिस्ट्री है, उसके लिए उनका आपस में कोई लिंकेज नहीं मिलता सिवाय कि अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है जो हमने देखा था 2रा और 13वां, ठीक है, हाँ 2रा और 13वां इंस्क्रिप्शन, उसमें जो जानकारी मिलती है हमें, उसके अलावा हमें कोई लिंकेज दिखाई नहीं देता उनका नॉर्थ इंडिया से, ठीक है, ओके। तो हम इंडो ग्रीक्स के बारे में देखने वाले हैं सबसे पहले। तो इंडो ग्रीक्स के बारे में एक पहली बात याद रखनी है कि सोने के सिक्के जारी करने वाले ये पहले शासक थे, ठीक है। ये द्विभाषी सिक्के थे, यानी कि 2 भाषाओं में लिखे गए थे। और इंडो ग्रीक्स ने भारत में छत्रप व्यवस्था की शुरुआत की थी। इसमें एक पहला शासक आता है दिमेत्रियस, ठीक है, जिसको किसने हराया था, जिसको हरा दिया था किसने, पुष्यमित्र शुंग ने हरा दिया था, दिमेत्रियस, पुष्यमित्र शुंग, ओके। और दिमेत्रियस के बाद में आते कई शासक है, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट शासक मिलता है हमें मिनांडर, ठीक है, जिसका नाम मिनांडर है। लेकिन ये बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित हो जाता है, तो इसलिए नागसेन नामक एक बौद्ध भिक्षु होते हैं, उनसे काफ़ी प्रभावित हो जाता है, तो ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। और नागसेन से कई सारे प्रश्न पूछता है। तो नागसेन और इसके बीच की जो वार्तालाप है, इसको नागसेन ने एक पुस्तक में कंपाइल कर दिया, उसको हम मिलिंद पन्हो कहते हैं, जिसका अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। अच्छा, एक यहाँ से ही मिनांदर और ये नागसेन वाली स्टोरी को आधार बना करके हिंदी साहित्य में एक उपन्यासकार मिलते हैं हमें, यशपाल। तो उन्होंने एक दिव्या नाम के उपन्यास की भी रचना की है। उन्होंने यही टाइम पीरियड उठाया है, क्योंकि हमें यहाँ पे इतिहास में ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है, इसलिए कोई लोग क्वेश्चन भी नहीं उठाएंगे उस बात पे कि ऐसा क्यों नहीं है, तो इस वजह से, ठीक है, ओके। तो मैंने बताया इंडो ग्रीक के बारे में बस यही बातें याद रखनी है, काफ़ी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सोने के सिक्के पहले जारी किए, दिमेत्रियस इसी वंश का था। छत्रप व्यवस्था की शुरुआत की थी। छत्रप मतलब एक तरीके का गवर्नर को छत्रप कहते थे, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं शकों को सीथियन भी बोलते हैं, शक सीथियन दोनों मिलाकर कह देते हैं। तो महाभाष्य किसने लिखा था, पतंजलि। किसके समकालीन थे, पुष्यमित्र शुंग के। तो महाभाष्य में शूद्र कहा गया है, शूद्र मतलब अनिर्वसिता कहा गया है। शकों की 5 शाखाएं थी। एक पंजाब में शासन कर रही थी, मथुरा में, अफगानिस्तान में, पश्चिम भारत में और ऊपरी दक्कन में। ये बाकी 4 के बारे में हमें खास जानकारी नहीं मिलती, लेकिन पश्चिमी भारत में जो शकों की जो एक शाखा थी, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और उसका एक प्रसिद्ध शासक है रुद्रदामन, इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। फिर ये शकों के बाद में पल्लव आते हैं, और पल्लवों के बाद में कुषाण देखने को मिलते हैं हमें, कुषाण। तो पल्लवों के बारे में हमें कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। पार्थियन या पहलव, ये पल्लव नहीं है, पहलव है, ठीक है। ये पल्लव साउथ इंडिया में एक डायनेस्टी आती है जो 7th सेंचुरी में, हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ओके। बढ़ते हैं यहाँ से आगे। तो पल्लवों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसके यहाँ से आते हैं कुषाण। तो कुषाणों के बारे में आपको पहली बात तो याद रखनी है, ये यूची जनजाति से संबंधित थी, जो मध्य एशिया से जुड़ी हुई थी, ठीक है। ये जनरली चाइना साइड से, जो मंगोलिया साइड का रीजन है, वहाँ से भारत की ओर आना चाहते थे। आने की वजह ये थी क्योंकि उस समय ये जनजाति चीन की ओर जाना चाहती थी, लेकिन उस समय तक चीन की दीवार बना दी गई थी, और जिससे कि विदेशी आक्रांता उसमें चीन के अंदर अटैक ना कर सके। फिर इसके बाद इन्हें मध्य एशिया में आने के अलावा और कोई तरीका नहीं मिलता है। और मध्य एशिया में आने के बाद में ये फिर दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, और दक्षिण की ओर बढ़ते हुए पहले अफगानिस्तान से पंजाब, और पंजाब से भारत की ओर एंट्री करने का प्रयास करते हैं, ओके।
और अफगानिस्तान को उस समय बैक्ट्रिया कहा जाता था। अफगानिस्तान बैक्ट्रिया। ओके, तो कुषाण वंश में ये यूची जनजाति के सदस्य थे। खानाबदोश जनजाति थी, यानी कि इधर उधर घूम के काम करते थे और मध्य एशिया से संबंधित थे। हाँ, तो कुषाण वंश बैक्ट्रिया से गांधार और गांधार से उत्तर भारत के मैदान। ओके, तो इसमें ये पहला शासक आता है कुजुल कडफिसस। तो इसके बारे में पहली बात ये याद रखना, इसने सोने के तांबे के सिक्के और रोमन सिक्के चलाए। ओरई करके एक शब्द आए, तो याद रखना रोमन सिक्कों के लिए यूज किया गया ओरई। ओरई। फिर इसके बाद में कुजुल कडफिसस के बाद में आता है विम कडफिसस। तो हम विम कडफिसस के बारे में आपको एक बात याद रखनी है, बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। आपसे पूछा है कि पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो इंडो ग्रीक का नाम याद रखना है। बड़ी संख्या में किसने जारी किए, तो विम कडफिसस का नाम याद रखना है, या कुषाण वंश का नाम याद रखना है। ओके, तो ये विम कडफिसस शिव का भक्त था। इसने महेश्वरा करके एक उपाधि धारण की थी और इसके सिक्कों पर शिव के त्रिशूल और बैल के चिन्ह स्पष्टतः देखे जा सकते हैं। और इस वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक आता है कनिष्क एक प्रसिद्ध, इस वंश का प्रसिद्ध शासक था। इसका एक रवातक इंस्क्रिप्शन मिलता है हमें अफगानिस्तान से। हाँ, तो इसमें इसके बारे में जानकारी मिलती है और इसने देवपुत्र की उपाधि ली थी और सिक्कों में इसे नुकीली टोपी पहने दिखाया गया है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये इस तरीके से नुकीली टोपी। इसने इसके कार्यकाल में 2 राजधानियां थी, एक तो मथुरा से और दूसरी पुरुषपुर या पेशावर, जो वर्तमान पाकिस्तान में आती है। इसने शक संवत की शुरुआत की थी, जो 78 ईस्वी से माना जाता है और भारत सरकार द्वारा भी इसी को अपनाया गया है। एक विक्रम संवत और आता है, विक्रम संवत, ये 57 ईसा पूर्व से माना जाता है। ओके, 57 ईस्वी पूर्व। तो ये इसी के काल में चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन होता है। कहाँ पे, कुंडलवन कश्मीर के अंदर। इसके अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र। ओके, ये महायान का अनुयायी था, महायान बौद्ध शाखा का। और जब हम अशोक के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था अशोक किस शाखा का अनुयायी था, तो वो हीनयान शाखा का अनुयायी था, हीनयान। इसने कई विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था, जैसे कि अश्वघोष। हाँ, अश्वघोष के बारे में एक बात याद रखनी है, इसने 2 ग्रंथ लिखे थे, एक बुद्धचरित और दूसरा सौंदर्यानंद। बुद्धचरित में हमें बुद्ध के जीवन की जानकारी मिलती है कि उन्होंने कब घर छोड़ा था, कब निर्वाण प्राप्त किया था, किसको प्रथम उपदेश दिया था, कहाँ दिया था, वगैरह वगैरह। सौंदर्यानंद ये भी बुद्ध के जीवन से ही जुड़ी एक कहानी है। चरक किसके समय काल से संबंधित थे, तो इन्होंने चरक संहिता लिखी थी। और ये वसुमित्र जो कि इन्होंने अध्यक्षता की थी, तो इन्होंने एक महाविभाषा करके एक ग्रंथ लिखा है, तो आपको ये याद रखना है। हाँ, नागा अर्जुन भी इसी के काल से संबंधित थे, जिन्होंने माध्यमिक शून्यवाद का सिद्धांत दिया है, जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। और इसके काल में 2 चीज़ें फेमस है काफ़ी। तो मूर्तिकला के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है तो गांधार और मथुरा मूर्तिकला का विकास होता है। हाँ, जब हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में एक क्लास देखेंगे तो उसमें देखेंगे मूर्तिकला के हमें 3 स्कूल देखने को मिलते हैं भारत के अंदर। एक तो गांधार, मथुरा और तीसरा होता है अमरावती स्कूल। ठीक है, इनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ कुछ अंतर भी देखने को मिलते हैं हमें। और ये गांधार मूर्तिकला की एक बात फेमस है कि इस पर हमें यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है, यूनानी मूर्तिकला का प्रभाव। और इसने सिल्क रूट पर नियंत्रण भी स्थापित किया था। हाँ, तो सिल्क रूट आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं। तो ये सिल्क रूट पूरा चीन से होता हुआ यूं करके होतन, काशगर, ये नीचे बल्क तक नीचे होते हुए जाता था और यहाँ पे इसने कंट्रोल कर रखा था। यानी कि कोई जिसको भी यहाँ से गुजरता था उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते थे और उसके बदले में टैक्स लेते थे। आज के समय पे चाइना का एक प्रोजेक्ट है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो भी इसी कंसेप्ट पे बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दिया जाए। और ये कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय। तो इसके बाद में हमें फिर खास जानकारी नहीं मिलती है इनके बारे में। एक्चुअली में काफ़ी ये फ्रेगमेंटेड टाइम पीरियड है, इसके बारे में हमें काफ़ी कम जानकारी मिलती है और जो भी जानकारी मिलती है वो काफ़ी लिमिटेड है। तो लिमिटेड के आधार पर ही हिस्टोरियन से कुछ कुछ चीज़ों को कनेक्ट करने का प्रयास किया है। अब इसमें हम देखते हैं शकों के बारे में थोड़ा देखते हैं इसमें। तो हमने देखा था छत्रप, तो छत्रप व्यवस्था इंडो ग्रीक ने शुरू की थी। हाँ, फिर उसके बाद में हमने देखा था शक। तो ये शक कोई नहीं थे, छत्रपास ही थे जिन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो छत्रपों में हमें दो वंश देखने को मिलते हैं। 2 वंश क्या मतलब शाखाएं थी एक। ठीक है, तो एक छहरता करके एक देखने को मिलती है, जिसमें हमें 2 शासक देखने को मिलते हैं, भूमाका और एक नहापान। तो हमें ये भूमाका काम का नहीं, हमारे लिए काम का है नहापान। इसलिए क्यों काम का, क्योंकि सातवाहनों के साथ में इसका संघर्ष हुआ था और सातवाहनों का संघर्ष हुआ था। इसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी ने इसकी हत्या कर दी थी और इसके बाद में इसके जो सिक्के थे उनको अपने सिक्कों के नाम से लिखवाया था।
और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इसकी गौतमीपुत्र सतकर्णी की माता बाला श्री सातकर्णी का एक अभिलेख है, नासिक अभिलेख, जो महाराष्ट्र में देखने को मिलता है हमें, वहाँ से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। फिर इसी में एक कर्दमाक करके एक शाखा होती है, यही पश्चिम भारत के शक क्षत्रप कहलाते हैं, कर्दमाक। इसमें हमें 2 शासक मिलते हैं, एक चष्टन और दूसरा रुद्रदामन। ये चष्टन हमारे काम का नहीं है, हमें चाहिए रुद्रदामन के बारे में जानकारी। तो रुद्रदामन के बारे में फेमस जानकारी यही है कि इसने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था। ये फेमस इसलिए है क्योंकि शुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख था। ओके, और सुदर्शन झील का इसने पुनर्निर्माण कराया था। इसे जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता लगता है कि सुदर्शन झील के बारे में इसने बताया कि यह झील चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति पुष्यगुप्त ने बनवाई थी। ओके, पुष्यगुप्त ने तो सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण कराया था। हाँ, और फिर गौतमीपुत्र सतकर्णी को 2 बार पराजित किया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नाहपाण को हराया था, लेकिन ये 2 बार पराजित हुआ था रुद्रदामन से, लेकिन ये इसको मारता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके वैवाहिक संबंध थे। इसने रुद्रदामन की बेटी का विवाह इसके पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलामवी से कराया जाता है, इस वजह से ये इसको मारता नहीं है। तो हमें इसके बारे में बस यही 2 बातें याद रखनी है। शुद्ध संस्कृत में था, जूनागढ़ अभिलेख, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया और गौतमीपुत्र सतकर्णी को 2 बार हराया। ओके, अब मध्य एशिया से संपर्क के प्रभाव क्या थे? तो पहला प्रभाव तो यही था, सोने के सिक्कों का चलान हमने देखा इंडो ग्रीक्स ने चलाए थे, फिर कुषाणों ने भी चलाए थे। कुषाणों में कौन? विमकड़फिसस। क्षत्रप व्यवस्था की शुरुआत होती है, एक तरीके गवर्नर सिस्टम था। और भारतीय समाज में विलीन का क्या मतलब है? एक्चुअली में ये सारे के सारे जो लोग हमने देखा, इंडो ग्रीक देखे, शक देखे, कुषाण देखे, ये भारत के अंदर आते हैं, लेकिन हमें जाने का कोई भी मतलब साक्ष्य नहीं मिलता है कि ये भारत से वापस गए थे। तो ये भारतीय समाज का ही हिस्सा बन जाते हैं। बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया इन्होंने। हाँ, जैसे कि कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगति कराई थी। मिलिंद तो खुद ही बौद्ध भिक्षु नागसेन की शरण में आकर के बुद्धिज्म को ग्रहण करता है। हाँ, और मूर्तिकला का विकास तो गांधार मूर्तिकला का और मथुरा मूर्तिकला दोनों का विकास हमें इसमें देखने को मिलता है। गांधार मूर्तिकला पे तो प्रॉपर ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है हमें। ओके, तो इसमें हम जरा सातवाहनों को और देख लेते हैं जल्दी से। तो सातवाहन तो होता क्या है? तो आफ्टर मौर्यास, तो नॉर्थ में हमने क्या देखा? शुंग, कण्व। हाँ, शुंगों के बाद कण्वा आते हैं, और कण्वा के बाद में हमने देखा था ऊपर साइड में इंडो ग्रीक, फिर उसके बाद में शक आते हैं, फिर पहल्लव और फिर कुषाण, और इधर पे साउथ इंडिया में सातवाहन। ठीक है, तो सातवाहन के बारे में देख लेते हैं। साउथ इंडिया में एक चीज़ बचेगी, संगम, क्योंकि वो अपने आप में अलग क्लास बनने वाली है, बड़ी रहेगी, तो इस वजह से मैंने उसको अलग से बाइफरकेट करने की कोशिश की है। तो अभी इसमें हम सातवाहनास को जल्दी से देख लेते हैं। तो पुराणों में सातवाहनों को आंध्र के रूप में वर्णित किया गया है। ध्यान रखना, पुराणों के अंदर सातवाहन नाम का जिक्र नहीं मिलता है, वहाँ केवल आंध्र मिलता है। और कमाल की बात ये भी है कि सातवाहनों के जितने भी अभिलेख मिलते हैं हमें, जूनागढ़ नानी घाट इंस्क्रिप्शन, नासिक इंस्क्रिप्शन, उनमें भी हमें आंध्र करके कोई शब्द नहीं मिलता, वहाँ पे हमें सातवाहन ही देखने को मिलता है। तो इसका संस्थापक कौन था? सिमुक था, जिसको हमने देखा। सो सिमुक, जिसने अंतिम शासक जो कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मन, उसकी हत्या कर दी थी। और इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठान, जो अभी वर्तमान महाराष्ट्र में आती है। इनकी विशिष्टता जो मतलब इनसे रिलेटेड जो कोई यूनिक पॉइंट जो इनसे रिलेटेड है वो है, ये अपने नाम के पीछे माता का नाम लगाते थे। जैसे कि ये ना गौतमी पुत्र सतकर्णी उनकी माता का नाम था। लेकिन क्या ये मातृ सत्तात्मक थे? तो नहीं, ये मातृ सत्तात्मक नहीं कहे जा सकते, क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण पिता से पुत्र की ओर ही होता था, ना कि माता पक्ष की ओर। तो इस वजह से हम मातृ सत्तात्मक नहीं कह सकते, लेकिन माता के वंश को सम्मान देने के लिए माता को तो उनके नाम का यूज करते थे। ये इनका काफ़ी यूनिक पॉइंट था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की थी इन्होंने। सीधा फैक्ट पूछा जाता है कि किसने शुरू की थी, तो याद रखना सातवाहनों ने शुरू की थी। बौद्ध धर्म को भी बढ़ावा दिया। तो इस तरीके से कैसे धर्मनिरपेक्ष थे, एक तरीके से किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं झुके हुए थे। और भृगुकच्छ या भटौच, कल्याण, सुपारा जैसे बंदरगाहों पर नियंत्रण किया था। तो सुपारा महाराष्ट्र में आता है, कल्याण और भरूच क्या कहते हैं दोनों के दोनों? ये भरूच तो गुजरात के अंदर आता है, कल्याण भी महाराष्ट्र के अंदर आता है। और इनका एक और यूनिक पॉइंट ये है कि इन्होंने सीसे लेड के सिक्के चलाए थे, और जनरली कहा जाता है कि ये रोमन साम्राज्य से आयात किए जाते थे सीसे के सिक्के, आयात। इनकी भाषा मुख्य रूप से प्राकृत थी और लिपि कैसी थी? ब्राह्मी थी। ओके, इनकी शासकों के बारे में देख लेते जल्दी से। तो इसमें शासकों में पहला आता है सिमुक। तो सिमुक संस्थापक था, इसने बौद्ध तथा जैन मंदिरों का निर्माण कराया। ओके, फिर इसके बाद में इसका बेटा आता है गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो 106 BCE से 106 CE से लेकर के 130 CE के बीच में
तो इसने शकों को पराजित किया था, नाहपान की हत्या की थी, और हमने देखा था रुद्रदामन से 2 बार पराजित भी हुआ था, लेकिन ये इसको मारता नहीं है। हाँ, और नासिक अभिलेख में इसकी प्रशंसा भी मिलती है, जो कि प्राकृत में लिखा गया है। किसने? इसकी माता ने लिखा था, बाला श्री सतकर्णी। और नाहपान की हत्या करके इसके जो सिक्के थे उन पे अपना नाम गुदवा करके दोबारा से उनको चलवाता है। फिर इसके बाद में इसका वशिष्ठी पुत्र पुलामवी इसका बेटा आता है, गौतमीपुत्र सतकर्णी का, और रुद्रदामन की बेटी से इसका विवाह होता है। सिक्कों पर पानी के जहाज का मोटिव बनवाता है, मोटिव मतलब चित्र। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये यूं करके ये कुछ इस तरीके का बनवाया था, यानी कि इन्हें नौसेना की जानकारी थी। अब इस वंश में ये 1-2 नाम और आते हैं। तो यज्ञश्री सतकर्णी, यहाँ पे जो प्रश्न बनता है वो ज़्यादा डिटेल शासकों के बारे में ना पूछ करके वो क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए देता है। तो आपको याद रखना है सिमुक, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठीपुत्र पुलामवी और यज्ञश्री सतकर्णी। और फिर अन्य शासक में एक हाला करके एक शासक आता है। तो कहा जाता है कि हाला ये संभवतः 17वां इस वंश का शासक था। ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसकी एक बुक है गाथा सप्तशती, तो ये इसमें 700 छंद लिखे गए हैं। हाँ, तो ये इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक बात ये आपको याद रखनी है कि ये किस भाषा में, तो ये प्राकृत भाषा में है। ओके, प्राकृत भाषा में। और यहीं से फिर ये धीरे धीरे सातवाहन वंश भी एंड की ओर जाता है, और इनके अंत होने के साथ में हम देखते हैं दक्कन में वाकाटक डायनेस्टी आती है, मैसूर में कदम्ब डायनेस्टी, और महाराष्ट्र में अभीर करके एक कोई मतलब लोकल रूलर्स आते हैं, और आंध्र में इक्ष्वाकु डायनेस्टी आती है। और सातवाहनों के साथ ही जो सेंट्रल इंडिया है, जो गंगा के मैदान है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है गुप्ताओं का आरंभ देखने को मिलता है। गुप्ताज यानी गुप्त वंश की शुरुआत हमें देखने को मिलेगी। और ये छोटी छोटी डायनेस्टी हम देखेंगे कि इनके संबंध गुप्तों के साथ में किस तरीके से होते हैं। तो सातवाहन डायनेस्टी से कुछ प्रमुख शब्द या तथ्य हैं, तो देखते हैं। तो गोलमेक गांव के प्रधान को कहते थे। कटक या स्कंदवार, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना। कटक या स्कंदवार सैन्य शिविर को कहा जाता था। और राजस्व नगद तथा वस्तु दोनों के रूप में वसूल किया जाता था। लेड के सिक्के चलाए थे, जिसको हम पोटिन भी कहते हैं, पोटिन। साथ में तांबा और कांसे के भी सिक्के चलाए थे। और कपास उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, कपास उत्पादों, क्योंकि ये महाराष्ट्र वाले दक्कन रीजन में रहते थे। तो दक्कन में तो आपको पता ही कि यहाँ पे काली मिट्टी मिलती है, और ये काली मिट्टी कपास की खेती के लिए जानी जाती है। कपास की खेती। ओके, ये सातवाहन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जरा इनको देखने का ट्राई करते हैं इनमें। एक सेकेंड, देखिए ये सातवाहनों में तो हमने देखा था नासिक इंस्क्रिप्शन के बारे में। तो इन नासिक और नानी घाट इंस्क्रिप्शन जो पैठन या महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है, यहीं से हमें पता लगता है। ठीक है, यहाँ पे राजाओं की जानकारी, और ये किस भाषा में लिखा गया था? प्राकृत भाषा में लिखा गया था। ये मैंने बताया किसने लिखा था, इसकी माता ने लिखा था, बालाश्री सतकर्णी, मतलब लिखा था, लिखवाया था उस तरीके से। इनके काल में कई सारी बुद्धिज्म से रिलेटेड केव्स, गुफा मंदिरों का निर्माण होता है। हाँ, तो जिसमें पीतल खोरा केव याद रखनी है आपको, कोंडाना केव है, एक भज केव है, कारले केव है, कन्हेरी है, जूनागढ़ है, महाकाली केव है, और जुन्नार केव है। तो ये कुछ केव्स है जो इनके काल में बनवाई गई थी। देखेंगे इसको हम जब आर्ट एंड कल्चर के बारे में देखेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हम इसको केवल मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो ये पीतलखोरा, भज, कारले, कन्हेरी, जूनागढ़ और महाकाली और जुन्नार, ये सारी की सारी किसने? सातवाहन काल में बनाई गई थी, सातवाहन काल में। ये अजंता केव्स का निर्माण भी इनके काल में शुरू हो चुका था, लेकिन कम्प्लीटली गुप्तों के काल में जाके कंप्लीट होती है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जरा गुप्तास को, तो सॉरी सातवाहनास को, क्या पढ़ा हमने। तो सातवाहनों के बारे में हमने देखा, तो इनका इमर्जेंस 1st सेंचुरी BC में हो जाता है। वासुदेव कर्ण का जो कर्ण डायनेस्टी थी, उनका अंतिम शासक सुशर्मन उसकी हत्या करके कर देता है ये सिमुक। तो इनकी राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान थी, जो वर्तमान महाराष्ट्र में आती है। तो ये अच्छा, अर्ली सातवाहन डायनेस्टी ये ऊपर के रीजन में ही थी, महाराष्ट्र वाले में, लेकिन ये बाद में ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी अपना इन्फ्लुएंस स्प्रेड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इनका शासनकाल देख सकते हैं, ये कितना वास्ट एरिया था इनका। इसमें पहला सिमुक देखा, सिमुक के बाद में गौतमीपुत्र सतकर्णी आता है, ग्रेटेस्ट रूलर था। इन्होंने शक रूलर था, नापणा को पराजित किया था, उसके जो कॉइन्स थे उनको अपने नाम से दोबारा छपवाता है ये। और इसकी माता थी गौतमी बालाश्री, और इनका नासिक इंस्क्रिप्शन है, जिससे हमें इनकी जानकारी मिलती है कि इसने शक, यवन और अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे इसने काफ़ी सारे। और शक, पल्लव, यवनास पे भी विजय हासिल की थी। फिर इसके बाद में वशिष्ठीपुत्र पुलामवी आता है, जो गौतमीपुत्र सतकर्णी का सक्सेसर होता है, और इसका विवाह किसके साथ होता है? रुद्रदामन की बेटी के साथ में। रुद्रदामन, जिसका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन था, जो शुद्ध संस्कृत में लिखा गया था। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कहाँ आता है? गुजरात के अंदर आता है। ओके,
फिर इसके बाद में यज्ञश्री सतकर्णी, इसके बारे में आपको बस इतना याद रखना है कि इसने जो सिक्के जारी किए थे उन पे हमें शिप मोटिव देखने को मिलता है। हाँ, जहाज, पानी की जहाज का चिन्ह देखने को मिलता है। फिर इसमें हाला देखा था 17वां शासक, और इसने एक गाथा सप्तशती लिखी थी किस लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में। हाँ, सातवाहनास, फिर इनका एम्पायर डिक्लाइन होने लगता है 3rd सेंचुरी सी के आसपास आकर के। फिर इक्ष्वाकु, पल्लवाज ये आंध्रा में आते हैं, और कदम्ब डायनेस्टी कर्नाटक में आती है। ये इक्ष्वाकु आंध्रा में आते हैं। हाँ, और ये पल्लव डायनेस्टी एक्चुअली में सदर्न आंध्र प्रदेश में और नॉर्दर्न तमिलनाडु के अंदर हमें देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंस ऑफ सातवाहनास क्या है, तो सीधी सी बात है, पहली बात तो इन्होंने ब्राह्मण और बुद्धिस्ट को भूमि दान में देने की प्रथा शुरू की। नानी घाट इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है कि इन्होंने इन्हें बुद्धिस्ट मॉन्क्स को टैक्स एग्जम्पशन भी दिया था। हाँ, कर में छूट दी थी। और कई सारी गुफा, मंदिर और बुद्धिस्ट संघ बनवाए थे, जिसमें हमने देखा पीतलखोरा, कोडन और भज, कारले, कन्हेरी, जूनागढ़ और महाकाली और जुन्नार। और अजंता केव्स की भी शुरुआत कराई थी इन्होंने। ओके, तो इससे रिलेटेड जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ PYQs निकाले मैंने, देखिए। तो ये पहला है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था, तो हमने देखा था किसने, रुद्रदामन फर्स्ट ने कराया था। हाँ, रुद्रदामन फर्स्ट ने। ओके, अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो दिमित्रियस कौन सा, इंडो ग्रीक में देखा था हमने दिमित्रियस, तो ए का होना चाहिए 3, तो ए का 3 होगा, सी में मिल रहा है हमें। हाँ, और रुद्रदामन हमने देखा था, कहाँ देखा था, तो रुद्रदामन था हमारा शक में जाएगा। ठीक है, और ये बिमकट फिशेस हमने देखा था कुषाणों में, और ये गोंडो फर्डनीस ये पहल्लवों में आएगा। तो इस तरीके से उत्तर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये प्राचीन कालक्रम के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से या निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है, तो हमने क्या देखा था, सबसे पहले इंडो ग्रीक आए थे। हाँ, इंडो ग्रीक, इनको हम यूनानी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले यूनानी आएंगे, तो यानी कि ये सी और ए तो गया हमारा ऑप्शन, तो बी और डी बचा। यूनानी के बाद कौन आएंगे, यूनानी के बाद आए थे शक। हाँ, और शकों के बाद आए थे पहल्लव। हाँ, और पल्लव के बाद आए थे कुषाण। अब यहाँ पे पल्लव दिए नहीं गए हैं, तो यूनानी कुषाण तो नहीं आएंगे, शक आएंगे पहले, तो बी उत्तर हो जाएगा इसका। तो यूनानी, शक, कुषाण। ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से उपयोग किया था, तो हमने देखा था सबसे पहले किसने शुरू किए थे, इंडो ग्रीक्स ने। लेकिन अब इंडो ग्रीक्स तो यहाँ पे नहीं है, नियमित प्रचलन शुरू किया था तो कुजुल कड़फिसस, कनिष्क, हर्मवीज, भीम कड़फिसस, तो हमने देखा था भीम कड़फिसस जो कि कुषाण डायनेस्टी का दूसरा शासक था, इसने शुरू किए थे। ओके, ये कनिष्क की सारनाथ बौद्ध प्रतिमा पर अभिलेख क्या मिला है, तो कनिष्क की जो एक मतलब कनिष्क के काल में जो मथुरा मूर्ति कला है, वहाँ पे हमें कई सारे बुद्ध की मूर्ति देखने को मिली है, तो उस पर एक कौन सी तिथि लिखी मिली है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 78 CE देखने को हमें मिलता है इस पे। सॉरी 78 नहीं है, ये 81 CE देखने को मिलता है। 78 ईस्वी में तो इसने चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कराया था। ओके, चतुर्थ बौद्ध संगति, और ये 78 CE इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये शक संवत के रूप में जाना जाता है। ओके, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबातक इंस्क्रिप्शन में नहीं है, तो श्रावस्ती का उल्लेख नहीं मिलता है हमें इसके। ओके, पुष्यमित्र संघ द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है, तो हमें अयोध्या लेख में इसकी जानकारी मिलती है। ओके, ये बेसनगर लेख कहाँ पे है, ये तो विदिशा MP में आता है, और इसकी जानकारी ये हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ के लिए जाना जाता है। गरुड़ स्तंभ, ये हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग से है। कलिंग खारवेल एक शासक है, उससे संबंधित है ये। ओके, अगला निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो राजवंश और सिक्के धातुएं दिए गए हैं, तो कुषाणों ने स्वर्ण और ताम्र के चलाए थे, बिल्कुल सही है। गुप्तों ने स्वर्ण और रजत के चलाए थे, ठीक है। सातवाहन स्वर्ण के नहीं चलाए थे, इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे, लेड के, तांबे के और कांसे के चलाए थे, स्वर्ण के नहीं चलाए, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, ये अगला फिर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो गांधार कला, मेनांडर, जूनागढ़ शिलालेख, पतिक, मिलिंद पनो, कुषाण तच शिलालेख, और ये रुद्रदामन। तो जूनागढ़ शिलालेख हमें पता है रुद्रदामन से जुड़ा हुआ है। मिलिंद पनो हो तो मेनांडर से जुड़ा हुआ है, तो देखें इसका उत्तर क्या बनेगा हमारा, तो सी का हो जाएगा हमारा 1, तो सी का 1 तो हमें 1 में मिल रहा है, तो इस तरीके से हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी वाला। ए का हो जाएगा 3, गांधार कुषाण से हो जाएगा, और ये जूनागढ़ वाला रुद्रदामन से, और तक्षशिला लेख पतिक से हो जाएगा। अब ये कुछ अजीब अजीब से नाम आपको देखने को मिलेंगे, तो अब आपको इनके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ पढ़ के नहीं जा सकते। ओके,
तो लेकिन जितना पढ़ा है उससे उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे, और यही एग्जामिनर हमसे चाहता है, बिकॉज एग्जामिनर को भी नहीं पता होता ये वाली चीज़। वो खुद बाल की खाल निकाल करके कुछ ऐसा निकालने की कोशिश करते हैं जो सोचते हैं कि बच्चे को ना पता हो, क्योंकि उनको नहीं पता है तो बच्चे को भी नहीं पता होता, इस वजह से। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से आगे। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए ए का ब्राह्मण शब्द का प्रयुक्त हुआ है? तो इसका उत्तर देखते हैं। ए का ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो ये ए का ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए हुआ है। आपको एक याद रखना है, ठीक है। ओके, ये सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? तो सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पूछ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इनकी साथ जो लैंग्वेज थी, ऑफिशियल लैंग्वेज वो प्राकृत थी। और सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, बिल्कुल। तो लोक पक्ष यानी स्थानीय संस्कृति को उजागर करने पर बल दिया गया। ऑफकोर्स हर शासक अपने समय की स्थानीय संस्कृति को उजागर करने पर बल देता ही है। तो इसके उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं देखने को मिलती हैं? तो ये आर्यक स्तंभ या आइका पिलर्स बोलते हैं, ठीक है। ये आइका पिलर्स हमें अमरावती स्तूप में देखने को मिलते हैं। जब हम अमरावती मूर्तिकला के बारे में देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे इसके बारे में। ओके, तो ये अमरावती में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो अभिलेख और शासक। तो नासिक वाला किससे संबंधित है? गौतमीपुत्र थे, बिल्कुल सही। हाथी गुफा मैंने अभी बताया था, खारवेल से संबंधित है, यस। भीतरी इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन द्वितीय, नहीं। ये गिरनार वाला, हाँ, तो ये रुद्रदामन से। गिरनार को ही हम जूनागढ़ भी बोलते हैं, सॉरी जूनागढ़ को ही हम गिरनार भी बोलते हैं। ये भीतरी इंस्क्रिप्शन गुप्त वंश से संबंधित है, ना कि पुलकेशिन द्वितीय से। ओके, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो पुराणों में श्री पर्वतीय इक्ष्वाकुओं को कहा गया, आपको ये याद रखना है छोटा सा। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो ये खारवेल के बारे में जानकारी का स्रोत है। ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भास। तो भास से संबंधित इनमें से कौन सा वर्क है? एक्चुअली मैं आपके लिए यहाँ पे भास की कुछ कृतियाँ हैं, तो वो याद रखनी थी हमें, तो मैं यहाँ पे लेके नहीं आ पाया हूँ। तो भास के बारे में अभी तो आपको इतना याद रखना है कि ये भास के बारे में, ये मध्यमा व्यायोग करके ये इनकी बुक है, ये मध्यमा व्यायोग। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। ये अगला है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो साइट और वेल नोन फॉर यानी किस लिए जानी जाती है? बेसनगर, तो सेवाइट केव। तो ये बेसनगर इंस्क्रिप्शन हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ के लिए जाना जाता है, तो पहली बात गलत था। ये भज केव मैंने आपको बताई थी, बुद्धिस्ट केव श्राइन, तो आपको सातवाहनास ने बनवाई थी ये, ठीक है, बुद्धिस्ट केव श्राइन थी। ओके, सित्तनवासल केव। ये सित्तनवासल केव हम जब पल्लव डायनेस्टी के बारे में देखेंगे तब देखेंगे। वहाँ पे एक शासक रहा था महेंद्र वर्मन, उसने ये केव्स बनवाई थी, ठीक है, महेंद्र वर्मन। तो वो जैनों को समर्पित थी, तो इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो हाउ मेनी आर करेक्टली मैच्ड? तो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ओके, पहला वाला गलत है क्योंकि ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ना कि सॉरी वैष्णवाइट से रिलेटेड, ना कि सेवाइट से। ओके, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भवभूति, हस्तिमल्ल, क्षेमेश्वर वर फेमस फॉर। तो ये सारे के सारे भवभूति, हस्तिमल्ल और क्षेमेश्वर ये कौन थे? तो ये प्ले राइट से यानी नाटककार थे। नाटककार। इनके बारे में मैं आपको एक क्लास स्पेशली लेके आऊँगा जहाँ पे हम एंशिएंट हिस्ट्री की सारी बुक्स और उनके राइटर्स के नाम देखेंगे। ओके, तो अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप इसका उत्तर देख के हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द स्कॉलर लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पाणिनि इज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र शुंगा, अमर सिंह इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन, कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त टू, एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इन गिवन अबव इज और आर करेक्ट? ओके, तो ये पाणिनि के बारे में हमने देखा था, पाणिनि के बारे में हमने देखा नहीं है, लेकिन हमने देखा था पुष्यमित्र के समकालीन कौन थे? पतंजलि थे, ना कि पाणिनि। पाणिनि 6th सेंचुरी BCE के हैं, 6th सेंचुरी BCE। और जबकि ये पतंजलि पतंजलि जो हमारे हैं वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, यानी कि 2nd सेंचुरी BCE के। ओके, यानी कि 400 साल पुरानी बात है। और तो पहला गलत हो जाएगा। अमर सिंह इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के नहीं, ये चंद्रगुप्त 2 के समकालीन थे। और कालिदास एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त 2, तो ऑफकोर्स कालिदास सही वाली बात है। हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओनली 3। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज अ ट्रू लव स्टोरी सन ऑफ द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी। तो किस शासक की मतलब एक सच्ची प्रेम कहानी शुंग डायनेस्टी के शासक की दी गई है?
तो किस में दी गई है, तो हमने देखा था मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र की दी गई है। ओके ओके, तो ये इस क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा।